एस्टिमेटेड टाइम फॉर सिलेबस कंप्लीशन हुआ है कि 6 महीना तो आपको सिलेबस कंप्लीशन में देना है, 1 महीना आपको पूरा बैकलॉग कवर करना। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज किया हुआ है कि सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट करो, ताकि ये 2 महीना जो आप देख सकते हो ना, ये आप प्रॉपर्ली एकदम डेडिकेटेड वे से आप रिवीजन पे दे सके। और ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्प 1 पेज नोट्स आपको बनाने आने चाहिए। आपका जो वो रिवीजन है ना, वो एटलीस्ट जो एक चैप्टर आप एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स में पूरा फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो, तो उसको आप 15-20 मिनट में कर पाओ, ताकि आप जो लास्ट के 15 डेज होते हैं ना, तो एक डे में एटलीस्ट आप 1/3 ऑफ सिलेबस नीट के रिवाइज कर पाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सैम रियान। मैं फर्स्ट ईयर बीडी स्टूडेंट हूँ नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 में आप कैसे 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो और जो आपका ड्रीम MBBS कॉलेज में जाने का वो आप पूरा कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी ये सेम एग्जैक्ट रूटीन फॉलो किया था और मेरे इस ईयर मार्क्स है 631 नीट 2024 में। आई नो ये 650 प्लस मार्क्स नहीं है, बट मेरा क्या है ना, नीट से एक दिन पहले मैं एकदम ही नहीं सो पाया था, थोड़े एनजाइटी और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो मैंने लिटरली बिना सोए हुए जाकर एग्ज़ाम दिया था, तो जिसकी वजह से ना मेरे बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लिटरली मैंने OMR में मिस्टेक कर दिया या फिर मैंने टिक आउट करने में मैं फोकस और कंसंट्रेटेड नहीं था क्योंकि लैक ऑफ स्लीप जो था। तो एनीवेज मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये रूटीन थॉरोली डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली 650 प्लस मार्क्स ला सकते हो, चाहे आप कैसा भी मार्क्स रेंज में ला रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 0 टू बिलो 450 के अगर आप लाई करते हो और आप एम कर रहे हो 650 मार्क्स लाने का, तो एटलीस्ट तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए कि नीट 2025 जो है ना, नीट बेसिकली हमेशा फर्स्ट वीक ऑफ मे में होता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मे का जो संडे होता है उसमें बेसिकली होता है। तो इस ईयर अगर आप 2025 का शेड्यूल देखेंगे मे का, तो संडे जो है वो 4 मई और 11 मई को लाई कर रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि फर्स्ट वीक में के संडे को ही होता है। तो 4 मई को आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका नीट होने वाला है। तो बेसिकली अगर आप देखिएगा तो अभी से अगर आप 4 अगस्त 2024 से देखिएगा तो आपके पास एग्जैक्ट 9 महीने हैं हाथ में, आपका सब कुछ प्रिपरेशन के लिए। तो अब ऐसा नहीं है इसमें कि मैं आपको बोलूँगा कि 9 महीने बस आपको लिविंग वर्ल्ड से लेके ऐसे करके सारे चैप्टर्स का ना एंड तक पढ़ना नहीं। हमें एक डिटेल्ड वे में पढ़ना है, हमें कुछ महीना सिलेबस कंप्लीशन को देना है, हमें एक मंथ आपको पूरा बैकलॉग को देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें वो रिविजन में देना है। क्योंकि इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो रिवाइज करते हैं उनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो रिवाइज नहीं करते ज़्यादातर मेजॉरिटी का सिलेक्शन नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपका रिविजन कैसा है नीट से पहले। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे मेन गोल आपका है सिलेबस कंप्लीशन नीट का। रीज़न क्यों है कि आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, जो कि 83 चैप्टर्स है, क्योंकि हर एक चैप्टर का वेटेज है अभी नीट में। जितना आप देखोगे ना 83 चैप्टर, तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो सारे चैप्टर से पूछते ही हैं, और मैक्सिमम आप भी जानते हो 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं किसी चैप्टर से। और सेकेंड है आपका मेंटल पीस। जब आप एग्जाम में फुल्ली प्रिपेयर्ड जाओगे, जब एट द बैक ऑफ द माइंड रहेगा ना कि आपका सिलेबस कवर्ड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, तो आप एक डिफरेंट वे से परफॉर्म कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल, जैसे कि मैंने कहा, आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना तो आपको रिवाइज करना होगा वो 83 चैप्टर्स। वो थोरोली आपको 1 पेज नोट्स कैसे आगे करना है मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो टारगेट मंथ फॉर सिलेबस कंप्लीशन, हमें टारगेट क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि हम फरवरी के एंड तक कंप्लीट कर जाए। बट मैंने तो यहाँ पर जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ बाई मार्च लिखा है, तो रीज़न है कि आपके बैकलॉग आ सकते हैं। देखो, मैं भी एक ड्रॉपर हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी बहुत डिसिप्लिन वे से पढ़ाई की थी। बट मैं एक चीज़ बता दूँ कि सिलेबस जो है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होता। कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ इश्यूज, आपका तबीयत खराब हो गए, फैमिली फंक्शन जो कि ना चाहते हुए भी ना हमें अपने प्रेप के टाइम अटेंड करने ही पड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं जिसके वजह से ना आपका बैकलॉग आ ही जाते हैं एनी हाउ। तो उसको भी आपको कंसिडर करना होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाई फरवरी आपका टारगेट रहे और बाई मार्च तक आपका सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेटेड टाइम फॉर सिलेबस कंप्लीशन हुआ है कि 6 महीना तो आपको सिलेबस कंप्लीशन में देना है, 1 महीना आपको पूरा बैकलॉग कवर करना। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज किया हुआ है कि सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट करो, ताकि ये 2 महीना जो आप देख सकते हो ना, ये आप प्रॉपरली एकदम डेडिकेटेड वे से आप रिविजन पे दे सको। ठीक है, आगे चलते हैं कि सिलेबस का हम लोग थोड़े से ना सिलेबस के ओवरव्यू पे देख लेते हैं कि 2025 का सिलेबस क्या है। तो ये 81 चैप्टर से बेसिकली 2 और चैप्टर ना वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स में देखिएगा ना, तो टोटल 28 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स क्लास 11 के, 14 चैप्टर्स क्लास 12 के, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जैसे कि मैंने कहा। केमिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो 19 चैप्टर्स है टोटल, 11 और 12 मिला के, और टोटल एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री जो कि हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से जानते हैं। बायो में देखिएगा तो आप 32 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर आपके क्लास 11 के और 13 चैप्टर्स आपके क्लास 12 के। ये 13 चैप्टर्स आपके क्लास 12 के, ये मैं तब बताऊंगा सिलेबस न्यू सिलेबस रिडक्शन पे। ठीक है,
अब हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें लेक्चर्स बनाना चाहिए, हमें नोट्स बनाना चाहिए, कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए, किसके हमें लेक्चर्स देखने चाहिए, हमारा चैप्टर वाइज अप्रोच कैसे रखना चाहिए कि हमें कैसे 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 चैप्टर्स वे में पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग हो सके, हमें कितने वन शॉट्स वीडियोस देखने चाहिए, हमें कितने डिटेल वीडियो देखने चाहिए। और ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्प 1 पेज नोट्स आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि जब आपका लास्ट में 1 महीना या 15 दिन बचेगा ना, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा जो 11 और 12 का बायोलॉजी है वो बैठ के लाइन बाई लाइन पढ़ो, या फिर जो फिजिक्स के आपके सारे फॉर्मूलाज है वो एकदम बाई थ्रू आपके लेक्चर्स या आप जो नोट्स बनाते हो वो करो। तो आपको वो 1 पेज नोट्स में एटलीस्ट, ताकि ना आपका जो वो रिवीजन है ना, वो एटलीस्ट जो एक चैप्टर आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स में पूरा फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो, तो उसको आप 15-20 मिनट में कर पाओ, ताकि आप जो लास्ट के 15 डेज होते हैं ना, तो एक डे में एटलीस्ट आप 1/3 ऑफ सिलेबस नीट के रिवाइज कर पाओ। वो कैसे करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आपको टेस्ट कहाँ से देने, कैसे एनालिसिस करने, तो ये सब कुछ ना हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जाते हैं। और वीडियो का एक मेजर पॉइंट बोल देता हूँ कि क्या हमें सब कुछ शुरू से पढ़ना होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं ना कि अगर हमें 650+ लाना है तो अभी हमने जितना पढ़ा क्या वो सफिशिएंट नहीं है, तो क्या हमें एकदम बिगनिंग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। तो मेरा आंसर रहेगा मे बी और मे बी नॉट फॉर सम चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स के लिए आपको थॉरो नॉलेज चाहिए होगा, कंसेप्चुअल, जिसमें आपको करना होगा, और कुछ में आप स्किप कर सकते हो, इवन मतलब वीडियोस के थ्रू स्किप कर सकते हो। आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आप जैसे कि जानते हो वो खुद एक सब्जेक्ट नहीं, उसके अंदर भी एक 3 सब्जेक्ट्स है, जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जानते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चन आए थे 50 क्वेश्चन में से, सेक्शन बी को भी इंक्लूड करके, तो ये एटलीस्ट 38% वेटेज रखता है फिजिकल केमिस्ट्री अकेला। और ये जो 2 केमिस्ट्री है ना, आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप बायो की तरह ट्रीट कर सकते हो। बिल्कुल एनसीईआरटी रीडिंग करोगे ना 100% लाइन बाय लाइन, इसको आपको एज अ बायो ट्रीट करना है। अब देखिए, मैं एक एडवाइस दूंगा ना, हमेशा फिजिकल आप पहले कर लिया करो या आप लास्ट में कर सकते हो, जैसे भी अपने सफिशिएंट के, लेकिन ऑर्गेनिक से पहले हमेशा ना इनऑर्गेनिक करना, स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक बिफोर ऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं ना जो आपको ऑर्गेनिक में बहुत ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको इनऑर्गेनिक में लगते हैं। जैसे मैं बता दूं, आपको रेजोनेंस आना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, आपको बैक बॉन्डिंग आना चाहिए, आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ताकि लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, तो ये सारी चीज़ ना आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, किसका वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सब एकदम छोटे छोटे कंसेप्चुअल टॉपिक जो आपको इनऑर्गेनिक में पूरा मिल जाएगा। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें टोटल जैसे कि आप देख सकते हैं 9 चैप्टर्स रहेंगे, और आपको लेक्चर्स किसके देखने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पीडब्ल्यू की तरफ से, पीडब्ल्यू का ही बैच है, तो जो 2025 का बैच है उसमें आपको टीचर्स ये 2 मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, सुधांशु सर और अमित महाजन सर। मैंने तो सुधांशु सर से लेक्चर्स किया था, और मैंने अमित महाजन सर के भी कुछ थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स किए थे, और दोनों ही टीचर बहुत ही डिसेंट है और दोनों एकदम इक्वल लेवल पे पढ़ाते हैं। अब देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स करने हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटल 83 चैप्टर्स है। अगर आप देखोगे कि छोटे से छोटे चैप्टर्स में भी ना 4 से 5 लेक्चर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, और अगर आप बड़े चैप्टर्स पे जाओगे तो एटलीस्ट 12 से 14 ऐसे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप थोरोली क्लास किए तो आपको पता है। तो अगर हम लोग एवरेज एक में 7 या 8 लेक्चर्स भी पकड़े ना एक चैप्टर्स में एवरेज, तो आप देख सकते हो तो आराम से 640 ऐसे आपको लेक्चर्स करने होंगे। प्लस अगर आप एक दिन में 3-3 लेक्चर्स भी करोगे ना, तब भी समझ लीजिए जो आपका सफिशिएंट टाइम, उसमें भी आप ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट स्टडी करना होगा। वो कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। डिटेल लेक्चर देखिए, ये मस्ट है किस चैप्टर्स के लिए, कि आपको सारे लेक्चर्स, चाहे वो 8 हो 10 हो, ये जितने भी हो, किस चैप्टर्स के लिए करने हैं जो हाई वेटेज रखते हैं, जिनका वेटेज हाई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे वेटेज वाले ये एनालिसिस है बेसिकली, कि इस ईयर किस चैप्टर से, ये जो पी लिखा हुआ है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से, मोल कंसेप्ट से 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 है, इक्विलिब्रियम से 3 है, सॉल्यूशन से 2 है। तो ये बेसिकली एक स्प्लिट अप है। तो इस हिसाब से आपको हाई वेटेज चैप्टर्स के ना आपको एकदम डिटेल लेक्चर करने होंगे, ताकि आपको क्रिस्प कंसेप्ट पता चले, और जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो, ताकि आपको ना थोरोली, इक्विलिब्रियम अगर आपको स्टार्टिंग से नहीं पता होगा तो आप बीच में फिर फंस जाओगे। तो कौन से चैप्टर्स है जिसमें आपको डिटेल लेक्चर्स देखने होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ, जिसे हम मोल कंसेप्ट कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 5 तो आपको एकदम डिटेल में दिखने ही होंगे। वन शॉट्स पे आ जाते हैं। वन शॉट्स आपको किसके देखने होंगे, जिनके वेटेज बहुत कम है, मतलब जो 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। जैसे कि आप सॉल्यूशन देख सकते हो, तो उसमें बेसिकली 4 कंसेप्ट से ही टॉपिक पूछते हैं। जैसे कि आपको पता होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उनका जो 4 फार्मूलाज है वो अगर आपको सिर्फ पता होगा ना, तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, सॉल्यूशन, रिडॉक्स,
केमिकल काइनेटिक्स में भी वो आपको फॉर्मूला एक तो वो रेट ऑर्डर से आता है, फर्स्ट लॉ और जीरोथ ऑर्डर लॉ, तो वही सबसे, तो ये सब ना, और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये सब ना सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, इनमें आपको डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक टाइम वेस्ट होगी, क्योंकि पर चैप्टर अगर आप देखोगे ना तो 5 से 6 लेक्चर तो आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन वो जो आप 4 फॉर्मूला अगर कर लोगे ना, और मैं तो यही कहूंगा कि आप एटलीस्ट अपने सिलेबस के हिसाब से इनको ना छोटा छोटा टाइम दो, अगर आपके पास लास्ट में बच जाता है तो आप बैकलॉग में इनका भी डिटेल देख लेना, या फिर जो रिक्वायरमेंट हो, मतलब जैसे कि सॉल्यूशंस में आपको ऐसा लगता है कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ना उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डिटेल का जरूरत है, तो वो आप करके देख सकते हो, वरना ये जितने चैप्टर्स है ये आप इजीली अपने वन शॉट से कवर कर लोगे। अब हम लोग आते हैं कि चैप्टर वाइज अप्रोच क्या रखना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट, क्योंकि ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता होगा तो आपको हर एक जगह पे दिक्कत आएगा। उसके बाद आप रिडॉक्स रिएक्शन करना, ताकि आपको ना आगे चल के इक्विलिब्रियम ये सब में पता चले कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो रहा है। उसके बाद आप थर्मोकेमिस्ट्री कर लेना, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। उसके बाद आप इक्विलिब्रियम करना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक्ड होते हैं, ताकि दोनों ना आपका वन शॉट में हो जाए और आपका रिविजन भी हो जाए। उसके बाद आप 12 के चैप्टर्स में जा सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो, फिर सॉल्यूशंस कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे आप इंटरमिक्स कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसलिए बोला क्योंकि जब आप एक न्यू सेक्शन स्टार्ट करते हो ना, जैसे क्लास 11 का, तो आपका लिविंग वर्ल्ड बहुत अच्छे से मन करता है, या फिर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो ना तो आप अच्छे से पढ़ते हो, तो कोई भी चीज़ बिगिनिंग अच्छे से करते हो। तो 12 का ये टफेस्ट चैप्टर्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो जब आप बिगिन करोगे ना, आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपका इसको ना, और ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, तो इसको आप पहले पढ़ने की कोशिश करना। एंड में मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों रखा है, हालांकि जबकि ये अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो ये सेकंड नंबर पे हमारे एनसीईआरटी में आता है, तो इसलिए क्योंकि ये इसके बाद ना, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ो तो इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है, और ये चैप्टर है ना, इसमें ये एक ब्रिज की तरह काम करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जो एसपीडीएफ हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लॉक, तो वो इसमें डिटेल में इसमें पढ़ाता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड होते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये सब कुछ ना आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसको अगर आपको पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना तो इसको हमेशा लास्ट में पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेट कर पाओ। अब ये जो क्रिस्प 1 पेज नोट्स है ना, ये आपका मैंडेटरी और मस्ट है, क्योंकि ये आपके लास्ट मंथ रिवीजन, एट द एंड ऑफ द डे हमें वो आखिरी महीना में प्रॉपरली हमें पढ़ाई करना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आखिरी के 3 महीने भी पढ़ के क्यों रिजल्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो रिवाइज प्रॉपरली कर पाते हैं, वो जितने भी पढ़े हुए चीज़ है ना उसको रिवाइज कर पाते हैं। और ये कैसे करना होगा, आप अगर एक पेज में आप सारा नोट्स बना लोगे ना, तो आप उसको विद इन मिनट्स रिवाइज कर पाओगे। तो आप समझ रहे हो 83 चैप्टर्स आप विद इन, समझ लो कुछ घंटे में आप प्रॉपर रिविजन कर सकते हो। तो वो आपको होल्ड करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली नीट में आप जितना नॉलेज होल्ड करोगे आपको उतना अच्छा मार्क्स आएगा। और ये जो आप 1 पेज नोट्स बनाओगे ना, ये आपका सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स आपको सब कुछ कवर करने होंगे, क्योंकि उस चैप्टर का कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उतने जो लेक्चर्स के नोट्स बनाओगे 15-16 लेक्चर्स के, या जितने भी नोट्स बनाओगे, उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लाइन बाई लाइन सबको पढ़ो। तो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ ना वो आपको एक नोट्स में हर चैप्टर के एंड में आपको बनाने होंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाते हैं। मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच जो है वो सफिशियंट है, जो केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आप वो सिर्फ अपने से कर लेते हो ना, तो वो सफिशियंट आपका इजीली कवर हो जाएगा। स्ट्रैटेजी पे थोड़ा आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको लेक्चर्स करने हैं, उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने। मैं बस इसी को ना जो ऊपर से नीचे तक बताया वो उसी को कंक्लूड करो। सबसे पहले आपको लेक्चर्स करने अपने टीचर्स के जो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको नोट्स बनाने, और फिर ये जो मॉड्यूल है पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एट द लास्ट आपको बस पीवाई यूज करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आप इतना सब कुछ कर ले तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये एक बहुत लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाला चैप्टर्स है ये, क्योंकि इसमें भले ही से 6 चैप्टर्स है, लेकिन इसका जो वेटेज है ये ऑलमोस्ट 33 to 34% कवर करता है हमारे नीट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग से 3, यहाँ पे आई लिखा हुआ इनऑर्गेनिक के लिए 3 क्वेश्चन आए थे, डीएनए ब्लॉक से 4 क्वेश्चन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 2, कोऑर्डिनेशन से 3, पी ब्लॉक से 2, और प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस से 1 क्वेश्चन। तो देखिए लेक्चर्स के लिए मैं बोलूँगा कि हमारे पास टोटल 3 सर है, एमडी सर, वीटी सर, आई नो की है नहीं पीडब्ल्यू में, बट इनके भी कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स बहुत अच्छे जो मैंने फॉलो किए थे, और हितेश चोपड़ा सर, तो मैंने तो खुद हितेश चोपड़ा सर से किया था, और कुछ लेक्चर्स एमडी सर के भी किए थे, तो आप मिक्स एंड मैच करके कर सकते हो। क्या इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे? तो मेरा आंसर है यस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक हाई डेंसिटी चैप्टर्स है, इसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं है, बट इससे जो पूछे वाला कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 14 क्वेश्चन है इन 5 चैप्टर्स में से। ये जो मैंने बताया आपके 5 चैप्टर, तो इसमें से 14 क्वेश्चन पूछे गए, तो 28% वेटेज तो इनका ही हो गया। और सारे जो माइनर डिटेल लेक्चर्स क्यों देखना, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट्स है ना वो यूजफुल है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कुछ भी पूछे जा सकते हैं। और ऑर्गेनिक में भी ना, ऑर्गेनिक जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ना को रिलेटेड होते हैं, तो आपको हर एक चीज़ अगर इनऑर्गेनिक का आता है ना, तो आप ऑर्गेनिक बहुत ईजिली कर पाओगे, वरना बहुत जगह ना ऑर्गेनिक में सब घबरा जाते हैं स्टूडेंट।
अब चैप्टर वाइज अप्रोच देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको एनी हाउ पीरियोडिक टेबल पहले ही करना होगा और उसके बाद बॉन्डिंग करना होगा। ये दो चैप्टर्स अगर आपका प्रॉपरली हो जाता है तो आपका केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा इनऑर्गेनिक। क्योंकि अगर आप बॉन्डिंग सिर्फ अच्छा से पढ़ लेते हो ना, अगर आप सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग्स, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी एक ड्रॉपर हूँ, अगर आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉग है ना तो आपको ये जो पी ब्लॉक डी ब्लॉक है ना ये एकदम हलवा लगेगा, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। क्योंकि बस लगेगा ना आपको कि आप बस बॉन्डिंग का ही रिविजन कर रहे हो, बस कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के, ठीक है। तो और उसके बाद आप लास्ट में, क्योंकि पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का ना एप्लीकेशंस यूज होता है कोऑर्डिनेशन में, तो आप कोऑर्डिनेशन लास्ट में करना, तो ये सीक्वेंस रखना आप। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है हर एक लेक्चर्स के बाद। मान लीजिए अगर आज पीरियोडिक टेबल का कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर हुआ ना, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन रीडिंग करके आपको एनसीईआरटी मार्क करना है। अब अगेन आपको 1 पेज नोट्स तो बनाने ही बनाने, ये मैंडेटरी है, मस्ट है, ताकि आप रिवाइज कर सको लास्ट मंथ में। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताया था कि पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पन से हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको ना इनटेक्स क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के वो भी प्रैक्टिस करने होंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि इन दोनों से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है नीट में। इंटेक्स से तो कितने बार हुआ ना कि डायरेक्ट जो एनसीईआरटी का इंटेक्स है उसको उठा के पूछ लिया गया। अगर आप ये तीनों मॉड्यूल्स अच्छे से कवर कर सकते हो तो आप इजिली जो 60 मार्क्स आता है ना इनऑर्गेनिक में से, तो आप उसमें इजिली 50+ स्कोर कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजीज पे आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको तो लेक्चर्स करना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना है। नोट्स जैसे ही आप बनाओगे ना, संग संग आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना है, और ताकि कुछ जो मिस आउट हो गया है ना एनसीईआरटी से उसको अपने नोट्स में ऐड करना है। उसके बाद आपको मॉड्यूल्स पे पढ़ने हैं, और जितने इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स है पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले आप जैसे मॉड्यूल सॉल्व करोगे एनसीईआरटी पंच का, उसके बाद आपको सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, और फिर एट द एंड आपको पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, वो मैं बोलूँगा कि जो अविनाश शर्मा यूट्यूबर है, जो अविनाश शर्मा का ह्यूरिस्टिक सीरीज उन्होंने निकाला था इनऑर्गेनिक के लिए, वो एक प्रॉपर रिवीजन है, मैंने उसको फॉलो किया था, और उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका ये सारा चीज़ किया हुआ है तो ये चीज़ ना बस एकदम केक वॉक होगा। ये आप बस वीडियो देखोगे ना और हर एक चीज़ रिलेट करोगे, क्योंकि उसने सब कुछ एक पढ़ाया, अविनाश शर्मा ने एक हर एक चीज़ हर एक लाइन को ना बहुत अच्छे वे में आपको पढ़ाया है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर ये सब आपका कवर हो जाता है तो आप लास्ट में इनका ह्यूरिस्टिक सीरीज से रिविजन करो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है इसमें 8 चैप्टर्स है और इस ईयर इसमें से 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हो, 34% आपका वेटेज रखता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप स्प्लिट दे सकते हो कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। और मैं इसको यही बोलूँगा कि इसको ना आपको बायोलॉजी की तरह ट्रीट करना है, एग्जैक्ट बायोलॉजी की तरह पढ़ना है, क्योंकि ये 100% एनसीईआरटी से आता है और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स में आप देखोगे ना तो आपका पंकज सर और योगेश सर है, ये दोनों इन ऑर्गेनिक के सर है। और मेरा प्रेफरेंस ऑब्वियसली पंकज सर भी थे इनिशियली, बट लास्ट ईयर मैंने ना योगेश सर को लेक्चर्स ज़्यादा देखे थे, क्योंकि मैं रिलेट कर पाया था। और दोनों ही सर बहुत अच्छे हैं, दोनों ही सर एकदम कंसेप्चुअली आपको पढ़ाते हैं कि आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल करने, आपको सारे तो नहीं करने बट बायोमोलिक्यूल्स छोड़ के आपको सारे करने होंगे। सिर्फ एक बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जो आपका वन शॉट से काम हो जाना चाहिए, बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स है उसको आपको डिटेल में देखना होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपका सारे जितने नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स है, जैसे आपका अगर हाइड्रोकार्बन वीक है ना, तो फिर आप आगे जाकर आपको 12 में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आपको मैकेनिज्म नहीं समझ आएगा तो आप कैसे करोगे। तो इसीलिए जैसे वहीं पे लिखा हुआ कि अगर आपका हाइड्रोकार्बन वीक है तो टफ हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज आपको अप्रोच कैसे रखना है, सबसे पहले आपको जीओसी पढ़ना ताकि आपको पूरा कंसेप्ट पता चले। उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन करना, और फिर जो क्लास 12 के चैप्टर्स है सीरियली आप वो कर सकते हो। और बायोमोलिक्यूल्स लास्ट में करना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के जो बॉन्डिंग है ना, तो वो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो एंड में करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। उसके बाद आ जाते हैं अगेन आपको क्रिस्प 1 पेज नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन इसको भी आपको इनऑर्गेनिक की तरह ट्रीट रखना है, आपको पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच करना है, इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करने हैं, और सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है जो आपने इनऑर्गेनिक में किया था। लेक्चर नोट्स, एनसीईआरटी रीडिंग करना है सारे लेक्चर्स के बाद, नोट्स बनाने के बाद मॉड्यूल्स करना है, इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल्स और पीवाईक्यू। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अगेन अविनाश शर्मा के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो ह्यूरिस्टिक सीरीज है वो बहुत ही सफिशियंट है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अब फिजिक्स के शुरू करने से पहले मैं आ जाता हूँ कि जो मुझे पहले से सब्सक्राइब करके रखे वो जानते कि लास्ट वीक ही कुछ दिन पहले ही मेरा 1 के सब्सक्राइबर पूरा हुआ था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी सोच रहा था कि ना ह्यूरिस्टिक सीरीज़ एक स्टार्ट करूं, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुआ था काफ़ी एक इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कैसे मैं ह्यूरिस्टिक सीरीज़ बनाऊंगा, क्योंकि सिलेबस आप देखो ये नीट यूजी का था, तो सारे चैप्टर्स के ना जो हेड ऑन टॉपिक्स है वो हमें एनटीए ने दे दिए थे। जैसे कि आप काइनेमेटिक्स में देख सकते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन
लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिवर्स। तो मैं ये सारी इंडिविजुअल टॉपिक्स में ना एक डिटेल्ड में मैं वीडियो बनाऊंगा कवर करते हुए, और मैं ना कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, क्योंकि आपको नीट में पता है ना टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम ये क्वेश्चंस के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि ये एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि इसमें ना बस बेसिकली फर्स्ट हाफ डिस्टेंस दिया हुआ, उसका स्पीड दिया हुआ, और फिर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को भी ना तोड़ दिया हाफ टाइम और रिमेनिंग हाफ टाइम में। तो ये जनरल मेथड आपके लेफ्ट साइड में आप ये देख सकते हो, ये पूरा जनरल मेथड है जो कि इजीली ना आपका 1 मिनट ले लेगा, क्योंकि अगर जनरल मेथड आप जाओगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से, तो ये इजीली आपका ना 1 मिनट ले लेगा। लेकिन वही आप शॉर्टकट मेथड देखोगे ना, तो इक्वल टाइम इंटरवल का आपको पता होना चाहिए कि V1 + V2/2 और इक्वल पाथ इंटरवल का अगर आप ये शॉर्टकट से करोगे ना, तो आप विद इन 10 सेकेंड्स ये सारे क्वेश्चंस को ना सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा 1 मिनट की जगह 10 सेकंड लग रहा है ना, तो अगर 4, 5 या 10 क्वेश्चन में भी अगर आप टाइम सेव कर लेते हो ना, तो वहां से आप बहुत इजीली अपना बायो और केमिस्ट्री में ना रिलैक्सेशन कर पाओगे, इन केस अगर कोई पेपर लेंदी हो जाता है। तो मैं ये सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो अगर आप न्यू इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स पे जैसे कि हमें पता है 28 चैप्टर्स है, क्लास 11 में 14 चैप्टर्स है और क्लास 12 में 14 चैप्टर्स है। क्या हमें सारे चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स करने होंगे? तो अब बिग नो, क्योंकि इस फिजिक्स में ही ज़्यादातर ना बहुत ही डिटेल लेक्चर्स में होते हैं और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लूइड्स में ना 8 से 10 लेक्चर्स है टोटल। अगर आप किसी भी टीचर के देखोगे जनरली तो 8 से 10 लेक्चर्स में वो कवर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा ही नहीं जाता और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन के लिए क्या वो 8 से 10 लेक्चर्स मतलब क्या कंपलसरी है? तो आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, जिन्हें पता है बायन्सी फोर्स 1-2 टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। डिटेल लेक्चर्स अगेन आपको किसमें करने हैं? हाई वेटेज चैप्टर्स में, जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई वेटेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल, आपका सेमीकंडक्टर, आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 4 क्वेश्चन करके सबसे पूछे गए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सारे टॉपिक्स में ना आपको डिटेल लेक्चर्स करने हैं जिसमें हाई वेटेज है। जैसे कि आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ लेक्चर्स जो आपके रोटेशन में यूजफुल होते हैं, जैसे कि वर्क, पावर, लॉज ऑफ मोशन। इसको आपको डिटेल में करना होगा ताकि आपको रोटेशन मोशन ना बहुत हलवा लगे। ठीक है, EMI वेव्स, ये सब भी आपको वन शॉट लेक्चर्स आप किसके कर सकते हो? आप सॉलिड्स के कर सकते हो, आप फ्लूइड्स के कर सकते हो। काइनेमेटिक्स एक ऐसा चीज है ना जो फॉर्मूला बेस्ड ही पूछता है, 1-2 क्वेश्चन, वो कर सकते हो। यूनिट एंड मेजरमेंट कर सकते हो। आप काइनेमेटिक्स में भी बहुत जनों का जो कहेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरे को दिक्कत है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो है ना, वो देख लेना। वही लिखा हुआ कि सिलेक्टिवली वीक या कम्प्लेक्स टॉपिक के वीडियोज देख लो, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ना जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके वन शॉट्स देख लो। तो सबसे पहले लेक्चर्स किनके करने हैं? PW बैच में आप देख सकते हो जो गॉड ऑफ फिजिक्स है हमारे MR सर, मनीष राज सर, उनको तो कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत है नहीं, तो वो आपको पूरा 0 से हीरो तक का सफर करा देंगे। लेकिन एक और सर है अमन सर, जो जिनके वन शॉट्स अवेलेबल है, और मैं वो 0.01% पॉपुलेशन से बिलोंग करता हूँ, जो MR सर के अलावा भी कोई और सर से करता है, क्योंकि इनके वन शॉट्स ना बहुत गोल्ड है और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस देख लेते हैं। तो आप जैसे NCERT में ना आप वही फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सारे चैप्टर्स ना इंटरलिंक्ड है। जैसे लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी पढ़ोगे ना, तो आप रोटेशन बहुत अच्छा से कवर कर पाओगे। और ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म के बाद फिर आप EM वेव्स पढ़ोगे, EMI पढ़ोगे, तो आप रिलेट कर पाओगे। अब अगेन 1 पेज नोट्स, जो फिजिक्स में ये काफी एक बिटकॉइन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये तो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्योंकि केमिस्ट्री में आप काफी हद तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में बहुत ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं ना जो काफी वोलेटाइल होते हैं, तो लास्ट मोमेंट में रिवीजन आपका ये एकदम मैंडेटरी और मस्ट कर देगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन PW NCERT पर, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, मैं एग्जाम्पल्स नहीं बोलूंगा, बट इन टेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार होता है ना एग्जैक्ट क्वेश्चन आकर ना डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सेफ साइड के लिए कर लेना। तो स्ट्रैटेजी मैं वही बोलूंगा कि लेक्चर्स करो, नोट्स करना, मॉड्यूल्स, और बस PYQs कर लेना। फिजिक्स में आप इतना करोगे तो ये सफिशिएंट होगा। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में टोटल आपके 32 चैप्टर्स है। तो क्या नेसेसरी, देखिए सबसे पहले चीज, जो अगर आप एक नीट ड्रॉपर, तो आपको पता होना चाहिए कि NCERT से ही सब कुछ आता है। और न्यू NCERT मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पे हाईलाइट किया ना, क्योंकि आपको पता है वो एक क्वेश्चन फिजिक्स का जो एटम वाला था, वो न्यू NCERT को जबरदस्ती कंसिडर कर लिया गया। तो वो आप हमेशा न्यू NCERT पढ़े, क्योंकि 99% जो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकली बायोलॉजी में से, 50-50 करके बॉटनी जूलॉजी में से, तो उसमें से 99 क्वेश्चंस तो आपके NCERT बुक्स के इंटेक्स्ट लाइन रहेंगे, उसको घुमा फिरा के। और सेकंड नंबर रूल होता है ना कि आपको रूल नंबर 1 इन्हीं आपको फॉलो करना ही करना, आपको NCERT ही पढ़नी है। अगर आपका NCERT कवर है, कोई और बुक पढ़ने की जगह ना NCERT आप 2-3 बार 4 बार ऐसे पढ़ लो। ठीक है, आपके लेक्चर्स किसने करने? तो लेक्चर्स अगेन मैं आपको बोलूंगा ना कि इसमें डिटेल और वन शॉट कर लो। बायो में बहुत जन होते हैं जो लेक्चर्स प्रेफर नहीं करते, सिर्फ NCERT पढ़ते हैं, बट मैं कहूंगा ना कि जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, एनिमल किंगडम या प्लांट फिजियोलॉजी, जो बोरिंग टाइप के और काफी कंसेप्चुअल्स है, जिनके लाइन काफी कम्प्लेक्स लगते हैं NCERT में, तो आप उनके डिटेल लेक्चर्स कर लो।
जैसे डिटेल लेक्चर्स में आप बॉटनी में तरुण सर का कर सकते हो और जूलॉजी में एमडी सर का कर सकते हो, ये सारे अवेलेबल है यूट्यूब में भी। और अगर आपको वन शॉट्स करने हैं ना तो आप विपिन सर का कर सकते हो जो हमारे पीडब्ल्यू में अवेलेबल है, और एक स्काई सर है हमारे जूलॉजी के, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने अपने सारे जूलॉजी के ना उन्हीं से ही कवर किए थे। तो आपको वन शॉट्स किसके करने हैं, जो डेटा वाइज चैप्टर है, जैसे कि माइक्रोब्स हो गया, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें डेटा है आपको उस रिकॉल करने के लिए आप बस वन शॉट देख सकते हो। चैप्टर वाइज अप्रोच मैं बोलूँगा ना कि इसमें मिक्स एंड मैच रहता है, तो आप यूनिट वाइज पढ़ा करो। जैसे कि अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी करो तो पहले आप प्लांट फिजियोलॉजी करो, आप ऐसे नहीं कि प्लांट फिजियोलॉजी का आप फोटोसिंथेसिस करके आप डायरेक्ट एनिमल किंगडम में चले गए। तो आप यूनिट वाइज पढ़ो, कोई भी यूनिट स्टार्ट करो तो उसको पहले कंप्लीट करो। अब प्रेफरेंस बताता हूँ कि चैप्टर वाइज अप्रोच में सबसे पहले आप क्लास 11 का ना स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन वाला यूनिट करना, जिसमें सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स होता है। आप लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट मत करना, आप ये सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करना। उसके बाद आप डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाले सेक्शन में जाना, यूनिट में जाना। उसके बाद आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जाना, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ये सब पढ़ा है। उसके बाद फिर आप प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी करना, क्योंकि आप पहले आपने सेल से स्टार्ट किया, फिर आपने लिविंग किंगडम, प्लांट किंगडम उस सब के बारे में पढ़ा, फिर आपने इस प्लांट के अंदर के मॉर्फोलॉजी को पूरा पढ़ा। उसके बाद फिर आप ना प्लांट फिजियोलॉजी पूरा वो कैसे फंक्शंस करता है वो सारे पढ़े। तो ये एक टेक्निकल, एक डिटेल्ड वे है ताकि आपका चैप्टर वाइज अप्रोच, ताकि आपको पूरा ना समझ में आ सके, आपको कुछ ऐसे रटना ना पड़े। 12th के लिए मैं बोलूंगा ना जेनेटिक्स सबसे पहले आप स्टार्ट करना, क्योंकि अगेन मैंने कहा ना कोई भी आप सेक्शन स्टार्ट करो ना तो सबसे टफ से स्टार्ट करना, क्योंकि तब आपका मन लगा रहता है और जेनेटिक्स के सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो जेनेटिक्स के बाद आप सीरियल वाइज, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, आप ऐसे कर सकते हो। बट जेनेटिक्स मैंने इसलिए स्टार्ट करने बोला क्योंकि जितने भी आप यूनिट खत्म करोगे, जैसे आपने जेनेटिक्स पढ़ा, फिर आपने रिवाइज किया, फिर रिप्रोडक्टिव जो यूनिट है स्टार्टिंग के उसको खत्म करने के बाद भी ना आप जेनेटिक्स रिवाइज कर लेना। उसके बाद भी ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा, उसके बाद फिर आप जेनेटिक्स रिवाइज कर लेना। तो ऐसे हर एक यूनिट के बाद आप रिवाइज कर सको, क्योंकि ये एक बहुत वोलेटाइल चैप्टर है। जो मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजिली वो लोग भूल जाते हैं एनसीईआरटी लाइन। तो इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना होगा पढ़ते पढ़ने के साथ। क्रिस्प 1 पेज नोट अगेन मस्ट है, सारे इंपॉर्टेंट डेटा आप लिख लो, सारे डेट्स जो भी कुछ है सारे डेटा आप कुछ लिख लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सको। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन मॉड्यूल्स में बोलूंगा ना एनसीईआरटी पंच ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें बायो के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज मल्टी कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसी को सॉल्व कर लो और डीपीपीस कर लो तो वो एकदम बहुत ही ये है। अब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में आ जाते तो एप्रन बॉय जो हमारे हैं यूट्यूब पे, उनके जो पीडीएफ थे वो एक लाइफ सेवर थे मेरे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मेरा बायो में 340 आया था 360 में, और मैं इनको ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मेरे ना बहुत हेल्प किया था। ये इनके जो नोट्स थे ना वो बहुत ही एकदम लाइफ सेवर नोट्स थे, क्योंकि उसके थ्रू मेरा बायो बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो अगर आप ये सब कवर कर लेते हो ना, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ना लाइन इन टेक्स्ट ना वो उन्होंने पीडीएफ में दे दिए थे, तो वो ना मैंने बस बेसिकली रीड किया था और सारे जो पॉइंट वाइज रीडिंग करने में मेरा पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया था। तो अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो मॉड्यूल्स के साथ, और इनका जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मैंने इसके बताया और केमिस्ट्री के लिए अविनाश शर्मा का बताया, तो अगर आप ये सब कर लेते हो तो आप इजीली 340 प्लस तो आप ला ही सकते हो 360 में से। तो अब इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट है, और जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो इस ड्यूरेशन में हम टेस्ट देंगे। तो टेस्ट हमें कैसे देना है, तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं ऑनलाइन टेस्ट और एक होता है ऑफलाइन टेस्ट। ऑनलाइन जैसे कि आप देख सकते हो, आप अपने ऐप पे पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज जो होता है वो दे सकते हो। उसका बेनिफिट्स ये है कि आपका AITS भी उसमें होता है, ताकि आपका ना प्रेडिक्टेड ऑल इंडिया रैंक आ सके, और आपका जो CBT टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो हो सके, क्योंकि सपोजिटली अभी अब जैसे प्रपोज हो रहा है कि नेट साल में 2 बार होगा और CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑफलाइन में अगर आप आ जाते हो तो PW, एलन, आकाश, बहुत सारे नीट प्रेप, मोशन, आप किसी का भी कह सकते हो, आप किसी का भी लो उसको फॉलो करो, ताकि आपको पेन पेपर का फील आए, एग्जाम हॉल का प्रेशर आए और टाइम मैनेजमेंट हो। क्योंकि घर में आप देते हो ना तो कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन कुछ सेक्शन डिफिकल्ट हो, आप अपने से जबरदस्ती टाइम ले लो, बट आप एक जब हॉल में रहोगे ना तो जितने पेपर सब टाइम से सबमिट कर रहे हैं आपको भी सबमिट करना होता है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ कि एक ही टेस्ट सीरीज को स्टिक करो जब तक आप सिलेबस कंप्लीट ना हो। सिलेबस जब तक कंप्लीट ना हो आप एक ही को स्टिक करो, क्योंकि उसका प्लानर को फॉलो करो। अगर PW करो तो उसका पूरा सिलेबस का जो प्लानर तब तक खत्म नहीं होता उसको फॉलो करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, फिर आप लगातार मल्टीपल टेस्ट सीरीज दे सकते हो अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो स्टार्टिंग में 2 तो PW, एलन ऐसे ले लेते हैं, और दोनों उसमें क्या होता है ना, सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता और हैपोजिट हो जाता है रूटीन। अब सेकंड चीज मैं ये बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नेवर मिस एनी टेस्ट, क्योंकि हमेशा एज अ ड्रॉपर ना मेरे भी जब मैं कोई भी टेस्ट में जाता था ना कुछ पार्ट इनकम्प्लीट रह जाता था, तो उसके डर से मैंने भी कभी कभी टेस्ट स्किप्स किए, लेकिन वो एक बेनिफिशियल नहीं रहता है। क्योंकि आप टेस्ट अटेम्प्ट करो ताकि आपको एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाए नीट में जो आपको नहीं पता हो, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस लूज ना करो। ठीक है, अब और
आखिरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये एक बेसिक नीड है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो एनालाइज करो अपने टेस्ट को। अगर आप 100 भी टेस्ट दे देते हो लेकिन आप उसका एनालिसिस करते नहीं हो ना, तो उसका आउटपुट जीरो होता है। तो आपको अपने टेस्ट का एकदम प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस आए, मैंने कैसे टाइम लिमिट किया और क्या गलत हुआ, और जो सही भी हो ना उसको आपको प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हमने बेसिकली इस वीडियोस में ना सारे कंसेप्ट कवर किए जो हमें प्रिपरेशन के टाइम हमें ख्याल रखना है कि कैसे लेक्चर्स करने हैं, क्या क्या ध्यान में रखना होता है, क्या मैंडेटरी होता है, और क्या हम चीट कोड्स कर सकते हैं, किसका हम लेक्चर्स अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम वन शॉट्स दे सकते हैं, और टेस्ट क्या प्रॉपर क्या देने का क्या तरीका। तो सारे हमने की कंसेप्ट कवर किए जो मैंने बेसिकली अपने ड्रॉप में किया था। एंड अगर आप ये करते हो तो मैं होपफुल हूँ कि आपका ईजिली 650+ आ सकता है। और इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आप न्यू इस चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप न्यू सारे कंटेंट्स नीट के रिलेटेड आप देख सको। एंड बहुत ऐसे लोग हैं जो ह्यूरिस्टिक सीरीज़ चाहते थे। इवन मैंने भी सर्च किया था यूट्यूब में कि अगर मिल सके ताकि मैं प्रॉपर्ली फिजिक्स रिवाइज कर सकूँ, तो उसको अगर आपको उसको कंटेंट चाहिए तो मैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट वीक से आपको वो सारा कंटेंट मिल जाएगा रिस्टिक सीरीज़ का। तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, अल्लाह हाफिज़।